नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो जीटी में। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि मैं जितने भी वीडियोस आप लोगों को बना के दे रहा हूँ, जितने भी कंटेंट उसमें हैं, वो रिलेट करने में आप लोग को दिक्कत हो रही है। क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है कि भाव, राशियाँ, कौन से भाव में क्या है ना। तो एक तो आज का मोटो हमारा ये है कि मैं आप लोग को ये बताऊं कि केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, त्रिक भाव, उपचय भाव, ये सब जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है यह क्या होती है, ये कौन कौन से भाव होते हैं। दूसरा, मैं एक संक्षिप्त आपको ये भी बता दूंगा कि भाव क्या होते हैं, राशियां कैसे कैसे होती हैं। जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो आपको आइडिया लग जाए। तो ये हम करेंगे, ठीक है। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियोस देखने के बाद, ये वाला जो वीडियो है वो देखने के बाद आप कॉपी पेन ले लीजिएगा और अपना चार्ट किसी भी सॉफ्टवेयर से बना के रख लीजिएगा सामने। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज को आप रिलेट करिएगा कि मैंने अगर लग्न वर्ड यूज किया और मैंने बताया लग्न कौन सा है, तो आप देखिए अपनी कुंडली में कि लग्न कौन सा है मेरा, उसके मालिक कौन बनते हैं, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप रिलेट करिएगा। इससे जैसे ही आप ये रिलेट करना सीख जाएंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा और हर मेरे किसी भी वीडियो को आप समझना शुरू कर देंगे। बहुत लोग समझ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत लोग समझ रहे हैं इसको। बहुत लोग तो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी जानते भी हैं, उनके कमेंट से ऐसा लगता है। तो वो लोग समझ जाएंगे, मैं बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ट, फिर कुंडली या किसको कहते हैं। एक काम मैं एक बनाया हूं, आपको दिखाता हूं, ये देखिए, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप कुंडली कहते हैं, इसी को चार्ट कहते हैं, इसी को पत्री कहते हैं कुछ जगहों पे, है ना। जन्म कुंडली, चार्ट, पत्री, है ना, ये सब नामों से जाना जाता है। वह उत्तर भारत में ये वाला स्ट्रक्चर बहुत यूज होता है, दक्षिण भारत में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत में ये होता है, ठीक है। क्लियर है, आप लोग को दिख रहा है। अब देखो, मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इसको, है ना, ब्लैक बोर्ड वगैरह पे नहीं समझा सकता। कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग रिलेट करेंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा टफ कोई चीज नहीं है, बस 2 मिनट का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, सब समझ में आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि भाव क्या होते हैं। देखिए, अब इसी में देखिए, ये जो लिखा है ना, ये वाला जो खाना है ना, ये वाला, इसको प्रथम भाव कहते हैं। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है प्रथम भाव, है ना, लग्न, इसी को लग्न भी कहते हैं, इसी को प्रथम भाव भी कहेंगे, इसी को लग्न भी कहते हैं, है ना। और इससे करते हुए फिर आगे एंटी क्लॉकवाइज आप घूम जाइए, एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। ये 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बिठा लीजिए, ठीक है। तो ये जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे पूरा, वह आपके अलग अलग भाव हो जाएंगे। ये लग्न है या प्रथम भाव है, इसी को प्रथम भाव कहते हैं, इसी को लग्न कहते हैं। ये हो जाएगा दूसरा भाव, है ना, ये हो जाएगा तीसरा भाव, ये हो जाएगा चौथा भाव, ये हो जाएगा 5वां भाव, ये हो जाएगा 6ठा भाव, ये हो जाएगा 7वां भाव, ये हो जाएगा 8वां भाव, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां, ठीक है। तो ये हो गए भाव। तो जब मैं भाव मैं बोलूं प्रथम भाव, तो आप इसको पकड़िए। मैं बोलूं लग्न, लग्न कुंडली में लग्न, तो ये लग्न कुंडली है, इसमें लग्न, लग्न यही हो गया, है ना। जब मैं लग्न बोलूं तो ये आप पकड़ेंगे, प्रथम भाव बोलूंगा तो ये पकड़ेंगे। मैं बोलूं सप्तम भाव, तो ये हो गया आपका सप्तम भाव। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो ये आपका सप्तम भाव हो गया। मैंने 9वां भाव यूज कर लिया, 9वां भाव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां भाव हो गया,
ठीक है, तो ये भाव है। जो ये पंचम नवम, ये संस्कृत का, देखिए हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है ना वह संस्कृत शब्द में है। तो संस्कृत में 5 को पंचम बोला जाता है, 6 को खष्टम बोला जाता है, 7 को सप्तम बोला जाता है, 8 को अष्टम बोला जाता है। तो इसलिए अगर मैं कह दूं द्वादश भाव, तो द्वादश संस्कृत का मतलब 12वां भाव। तो 12वां गिन लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, यहां से एक, ये एक हुआ तो एक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला 12वां भाव। ये हो गए भाव, ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं। आप जब भी अपना कुंडली खोलेंगे या किसी का भी कुंडली खोलेंगे या कहीं पे भी जब कुंडली देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, तो ये ऐसे ही बना मिलता है आपको। क्यों? क्योंकि ये भाव फिक्स है। ये प्रथम भाव हमेशा जब तक ज्योतिष शास्त्र रहेगा यह प्रथम भाव ही रहेगा, यह लग्न ही रहेगा। ठीक है, अब कोई इतना बड़ा रिसर्चर कोई निकल जाए जो कुछ अलग ही निकाल दे तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता आज कलयुग में कोई ऐसा ज्योतिषी पैदा होगा जो हमारे दिए गए ये जो रूल है ना इसको चैलेंज कर देगा और कुछ अलग ही निकाल के दे देगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो अभी के लिए, आप कलयुग के लिए तो ये मान लीजिए कि ये फिक्स्ड है, ये प्रथम भाव ही रहेगा, हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, या दूसरा ही रहेगा या तीसरा चौथा पांचवा। इसमें नंबर कुछ भी लिखा सकता है, हो सकता है इस वाले भाव में आपके लिखा हो 5 नंबर, इस वाले भाव में लिखा हो आपके 7 नंबर, इस वाले भाव में लिखा हो 9 नंबर, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो 1 से 12 राशियां होती है, जो नंबर लिखा होता है ना वह राशि होती है, वह राशि इस भाव में पड़ी है, यह घर है और इसमें पड़ने वाली राशि है, वह राशि अलग होती है। मैंने आपको बताया था कि नक्षत्रों के 9 चरणों से मिलके एक राशि का निर्माण होता है, लगभग 2.5-2.25 नक्षत्र से एक राशि बनती है। मेरे राशि और भाव वाले पुराने वीडियो एक बार और देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए आप चला चला के बार बार, जिसको नहीं समझ में आ रहा है आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये प्रथम भाव ही रहेगा हमेशा। अब इसमें मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 का मतलब कि 1 नंबर की राशि यहाँ पे पड़ी है, मेष राशि। वैसे ही जब भी जहां भी नंबर लिखा हो, जो भी उससे आगे क्रम वाइज 12 बैठा लीजिए, जहां 12 खत्म हो फिर 1 से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी के 9 लिखा है, तो 9 के बाद 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लीजिए। और जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसे ही बन के आता है। हो सकता है आपके यहाँ पर 3 नंबर लिखा हो, तो 3 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है, 2 फिर 3, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर जो लिखा होगा उसी के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज आप 12 राशि को हर एक घर में बैठा देंगे। चौथे भाव में हो सकता है 8वीं राशि पड़े, यहाँ पर 8 लिखा हो, तो ये कंफ्यूज मत करिएगा कि यहाँ पे 8 लिखा है तो यह 8वां भाव हो गया, नहीं, यह भाव या घर चौथा है, क्योंकि मैंने बताया कि घर फिक्स होंगे, ये भाव फिक्स होंगे और हमेशा ये पहला होगा। तो पहला दूसरा ये फिक्स होगा, दूसरा ही होगा या तीसरा ही होगा या चौथा ही होगा, तो ये भाव हमेशा फिक्स रहेगा। तो चौथे भाव में अगर 8 नंबर लिखा है तो यह मत समझिएगा कि वह 8वां भाव हो गया, वह 8वीं राशि यहां पर पड़ी है, भाव चौथा है। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि चतुर्थेश जो संस्कृत वर्ड है, या कहे कि चौथे भाव का मालिक, तो भाव आप जब चौथा बोलेगा तो ये पकड़ेंगे। और कोई कहे अष्टमेश या 8वें भाव का मालिक, तो अब 8वां कौन सा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें भाव का मालिक 8, ये भाव इसके मालिक। लेकिन एक चीज यहीं पे समझने वाली है कि जो भी भाव का मालिक बनता है ना, वह इसमें जो राशि पड़ती है वही उसका मालिक बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि इस चौथे भाव में 8वीं राशि पड़ी है, तो 8वीं का मतलब वृश्चिक, और वृश्चिक का मालिक मंगल, तो चतुर्थेश कौन बना, मंगल बना। ठीक है, तो इसमें जो राशि, जिस भी भाव का आप देखेंगे उसमें जो राशि पड़ेगी वही उसका मालिक हो जाएगा।
ठीक है, तो राशि कुछ भी पड़ सकती है। वह आपका कैसे डिसाइड होता है, मैंने कई वीडियो में बताया कि जब आप जन्म लिए उस टाइम पर सूर्य घूमते हुए किस राशि में उस टाइम पहुंचे हैं, वही उगती हुई राशि मानी जाती है पूर्व में। और जब उसको उगती हुई मानते हैं तो उसको प्रथम भाव में लिखते हैं, तो वही राशि आपकी यहाँ पे आती है। और उसके बाद से लाइन से बैठा दीजिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और सूर्य क्लॉकवाइज घूमते हैं, मैंने किसी और वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, तो वो अभी इससे रिलेट नहीं है, आप उसको छोड़िए, अभी जो बता रहा हूं वही समझिए, ठीक है। आप लोग को यह क्लियर हो रहा होगा, मैं काफी नजदीक कर दिया हूं, आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यह हो गया भाव और राशियां। तो अगर किसी को कहा जाए कि उसका लग्न क्या है, मैं कहूं कि आपका लग्न सिंह है, तो मतलब ये लग्न है और इसमें 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर सिंह राशि होती है, तो मैं कहूं कि आपका लग्न सिंह है, यानी कि यहाँ लग्न यानी प्रथम भाव में 5 नंबर राशि है। अगर मैं कहूं कि आपके पंचमेश धनु है, बृहस्पति है, आपका पंचम में धनु राशि है, तो पंचम कौन होता है, 1 2 3 4 5, ये पंचम भाव है। पंचम में मैंने कहा धनु है या बृहस्पति पंचमेश हुए, तो धनु राशि यहाँ पे पड़ी, तो धनु कितने नंबर की होती है, 9 नंबर, यानी कि यहाँ पे कौन सी नंबर होगा, 9 8 7 6 5। यहाँ पर अगर 5 हो तभी यहाँ पर 9 आएगा, 5 से ही तो क्लॉकवाइज बिठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज बिठाएंगे ना, तो यहाँ 5 होगा तभी तो 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 बिठाएंगे, तो 9 धनु राशि होती है। तो पंचम भाव में धनु राशि तभी आएगी जब यहाँ सिंह राशि हो, 5 नंबर वाली राशि हो, ये प्रथम भाव में। क्लियर है ना। इसमें अगर ना समझ में आए तो मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, बार बार घुमा के देखिएगा, पीछे करके देखिएगा। अगर यह समझ लिए तो मेरे हर वीडियो समझ लेंगे, हर कंसेप्ट समझ लेंगे ज्योतिष का, बहुत कुछ आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके भाव और राशियां। अब देखिए केंद्र भाव क्या होता है। ये जो होता है ना, ये खाना, ये जो त्रिकोण ऐसे बना हुआ है, इसमें ये जो चारों घर है, भाव है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अब कंफ्यूज मत करिए, खुद ही गिन लीजिए, 1 2 3 चौथा, 5 6 7वां, 8 9 10वां। तो ये प्रथम, चौथा, 7वां और 10वें भाव को केंद्र भाव कहा जाता है, ठीक है। त्रिकोण भाव किसे कहते हैं, पहला ये ऐसा है ना कि इसको लग्न भी कहते हैं, इसको प्रथम भाव भी कहते हैं, इसको त्रिकोण भाव भी कहते हैं। ये पहला भाव ऐसा है जो लग्न, जो केंद्र भाव भी होता है और त्रिकोण भाव भी होता है, ठीक है, क्योंकि यह केंद्र वाले में भी गिना जाता है और त्रिकोण वाले में भी गिना जाता है। तो त्रिकोण भाव कौन होता है, पहला, 5वां और 9वां, क्या त्रिकोण भाव होता है। अगर कोई आपको यह टर्मिनोलॉजी यूज करे, कोई बोल दे अपने वीडियो में, या मैं कई बार बोल देता हूं कि अगर आपके केंद्र में यह ग्रह हो, तो केंद्र मतलब 1 4 7 और 10 में होना चाहिए, इन जगहों पे होना चाहिए। अगर मैंने कह दिया कि यह ग्रह आपके त्रिकोण में होना चाहिए, मतलब पहले में होना चाहिए, 5वें में होना चाहिए या 9वें में होना चाहिए, ठीक है। अब 1 5 9 को ही मानते हैं त्रिकोण, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये दूसरा भाव है, तो दूसरे भाव के लिए केंद्र क्या हुआ, दूसरे से देखो पहले से केंद्र कैसे निकाला था आपने, पहले से चौथा, पहले से 7वां और पहले से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका केंद्र हो गया। तो अगर हमें दूसरे से केंद्र निकालना हो तो दूसरे से चौथा, दूसरे से 7वां और दूसरे से 10वां, तो दूसरे से यहां से 1 2 3 4 ये चौथा आएगा, फिर 5 6 7 ये 7वां आएगा, फिर 8 9 10 ये 10वां आएगा। तो दूसरे का केंद्र भाव कौन हो गया, 5वां हो गया, 8वां हो गया और 11वां हो गया, ठीक है।
क्लियर हो रहा है? अब मैं कह दूं कि मान लो पांचवें भाव का केंद्र भाव कौन कौन सा होगा, तो पांचवें से चौथा, पांचवें से सातवां और पांचवें से 10वां। तो पांचवें से गिनिए, 1 2 3 4, पांचवें से चौथा, 5 6 7, पांचवें से सातवां और 8 9 10, पांचवें से 10वां। तो कौन सा हुआ? ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके केंद्र हो गए पांचवें के। इसी तरीके से त्रिकोण कैसे निकाले? आपने पहले से पांचवा और नौवां आपने त्रिकोण माना, तो अगर मैं कह दूं कि ये दूसरे भाव का त्रिकोण कौन सा होगा, तो दूसरे से पांचवा 1 2 3 4 5 ये, और दूसरे से नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला। तो ये और ये त्रिकोण हो जाएगा दूसरे के लिए। तो इसी तरह से हर एक भाव का आप हर एक भाव का आप केंद्र भाव और त्रिकोण भाव जान सकते हैं। और कुंडली में यहां के लिए, लग्न के लिए ये सारे केंद्र भाव हो गए और पांचवा और नौवां त्रिकोण हो गया। क्लियर है? अब होता है त्रिक भाव किसको कहते हैं। तो जब एक नंबर यहां पे देखिए, मैं कई बार अपने बातों में कहता हूं काल पुरुष की कुंडली, तो काल पुरुष की कुंडली मतलब भगवान शिव की कुंडली। उनके में यहाँ जो पहले भाव में जो राशि होगी ना, वह एक नंबर मेष राशि होगी। तो इसीलिए जब भी काल पुरुष की कुंडली आप देखते होंगे, वहां पर यहाँ पे 1 लिखा होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बिठाया जाता है। क्यों? हम किसी भी चीज के लिए रेफरेंस किसका लेते हैं? कहीं किसी चीज का तो रेफरेंस लेते हैं। जैसे आपके लिए आपका रेफरेंस कौन है? आपके पिता का नाम। कहीं भी स्कूल में जाइए, कहीं भी जाइए, आपके फादर का नेम पूछा जाता है। एक लेडीज के लिए उसके या तो हस्बैंड का पूछा जाता है या उसके पिता का नाम पूछा जाता है। तो ऐसे ही हम सभी जो मानव जीवन में हैं, उनके रेफरेंस कौन है? भगवान शिव। सबसे पहले जो कुंडली आती है वो भगवान शिव की आती है, और जितनी भी कुंडलियां बनती हैं उन्हीं की कुंडली से रेफरेंस लेके बनती है। इसीलिए उस रेफरेंस पॉइंट को ही हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, और उसमें हमेशा प्रथम भाव में 1 नंबर की राशि होती है। अब हो सकता है आपकी जब कुंडली बने, आप जब सॉफ्टवेयर बनाए, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया, हो सकता है 5 लिखा हो सकता है, 7 लिखा हो सकता है, 9 लिखा हो। तो आपने जब जन्म लिया उस समय लग्न कुछ होगा, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में हमेशा एक ही रहेगा। क्लियर है? तो काल पुरुष की कुंडली से अभी मैंने आपको केंद्र और त्रिकोण बताया। आपकी कुंडली से आप निकाल दो, यहाँ पे 9 लिखा होगा तो 9 10 11 12, ये 12 वाला राशि केंद्र में पड़ेगी, तो वो भाव तो वही हो जाएंगे चौथे। आप ऐसे ही समझो, भाव और उसमें पड़ी राशि के मालिक वही उस भाव के भावेश हो गए। क्लियर है? अब देखिए, अब एक आता है त्रिक भाव किसको बोलते हैं। तो त्रिक भाव छठवें भाव को, 8वें भाव को, ठीक है, और 12वें भाव को कहते हैं। यह हमेशा, मुझे लगता है कि मैं सोच रहा था एक वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है, या बहुत ही कम कन्वर्सेशन हो जाएगा, बहुत कुछ रह जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इस पर एक और वीडियो बना दूं, लगभग चीजें कंप्लीट कर दूं इसमें, ताकि आप लोग को फिर कोई कंफ्यूजन न रह जाए, नहीं तो फिर आप लोग हर वीडियो में कंफ्यूज करेंगे। तो त्रिक भाव अभी मैंने बताया कि 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। अब कैसे? अब यहाँ पर काल पुरुष का रेफरेंस लेना है, तो काल पुरुष में 1 नंबर यहाँ पर होगा, है ना। तो ऐसे बैठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। चलो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट में त्रिक भाव और आपको उपचय भाव समझाता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा केंद्र का आपको वो बता दूं कि केंद्र क्या होता है। केंद्र के जो भाव होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि आपने अपने पूर्व कर्मों से बहुत कुछ अर्जित किया है। अगर केंद्र में शुभ ग्रह बैठ जाए तो माना जाता है कि उस जातक की लाइफ जो है ना, उस बंदे की लाइफ या बंदी की लाइफ बहुत बढ़िया निकलने वाली है। क्यों?
इसका रीजन है आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए जिससे शुभ ग्रह आपके इंटरनल, मतलब ये केंद्र का समझो, ये आपके बॉडी का इंटरनल पार्ट है। आपके पूर्व जन्मों के कर्म हैं। और त्रिकोण हो जाता है कि आपको करना पड़ेगा, मतलब ये जन्म में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पूर्व जन्म, कुछ लोग क्या, बहुत सारे ऐसे एंशिएंट बुक, क्लासिकल बुक हैं, उसमें लिखा हुआ है यह चीज कि अगर केंद्र में आपका बृहस्पति आकर बैठ गया ना, तो समझिए कि आपके सारे कुंडली के दोषों को नाश कर देता है। आप अपने कुंडली में देखिए कि इन चारों भावों में कहीं पे भी अगर बृहस्पति आपको दिख रहा है तो समझिए आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और उस अच्छे कर्म की वजह से बहुत सारे ऐसे आपके बुरे कर्म के फल आपको इस जन्म में नहीं भोगने पड़ेंगे, और भगवान बृहस्पति ने आपको उससे बचा लिया है केंद्र में बैठकर। केंद्र कौन सा? 1, 4, 7, 10। तो अपनी कुंडली खोलिए आगे और देख लीजिए कि इसमें कहीं बैठा हुआ है आपका बृहस्पति, यहां से रिलेट कर लीजिए। तो ऐसे ही मैं अभी बाकी बहुत कुछ बात करनी है और वीडियो लंबा हो रहा है, अपलोड करने में दिक्कत होगी, तो आपको मैं अगले वीडियो में समझाता हूं। तो आशा है कि आप लोग को यह मेरा नॉलेजफुल कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा, मतलब आप लोग को सुन के, समझ के, और अपने ऊपर एनालिसिस, अपने चार्ट को सामने रख के एनालिसिस करके। ठीक है, तो आप मेरे इस कंटेंट को लाइक करिए और बाकी लोगों को शेयर करिए, ताकि बेसिक का ही एक पार्ट है, यह जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो मान लीजिए कि क्लैरिटी नहीं आएगी किसी भी वीडियो में, जो लोग नहीं जानते हैं। तो बिगिनर से तो बहुत रिक्वेस्ट है कि वह कॉपी पेन रख के इस चीज को समझे, बहुत मजा आने वाला है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं जस्ट अभी कुछ देर बाद ही आ रहा हूँ। इसके बाद एक इसी पे नेक्स्ट वीडियो लेके वही इसके बारे में जो चीजें मेरे में बची हुई है ना, वो सारा अभी आपको देना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं और मैं चूंकि लंबा होने की वजह से बता नहीं पाया, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।